विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई की शाम देश की बागडोर संभाली, लेकिन ताजपोशी के 4 दिन के भीतर ही चार मुसीबतें खड़ी हो गईं। उनकी स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठा। मंत्री जितेंद्र सिंह के धारा 370 पर दिए बयान पर बवाल मचा तो एक और मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ईमानदारी बेईमानी भी विवादों में घिर गई। तो बिजली को लेकर एक सवाल यूपी के मुख्यमंत्री भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति से मोदी को बहुत उम्मीद है, लेकिन पहला झटका तो तब लगा जब स्मृति की डिग्री पर सवाल उठा। वो विवाद सुलझने की जगह सास बहू सीरियल की तरह नए मोड़ लेता जा रहा। छोटे पर्दे की आदर्शवादी बहू राजनीति में बड़े पर्दे का धुरंधर राजनेता बन गई। शुरुआत लोकसभा चुनाव लड़ने से हुई। 7 साल के भीतर राज्यसभा में सांसद बन गई और 10 साल में कैबिनेट मंत्री, वो भी मानव संसाधन विकास जैसे भारी भरकम मंत्रालय में। स्मृति जुबिन ईरानी, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गईं, लेकिन अपने बर्ताव, कौशल और हुनर से पार्टी का दिल जीत लिया। जिसने टीवी की दुनिया में परिवार संभाला, उसे देश के नौजवानों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन वक्त ऐन मौके पर मंत्री जी की पढ़ाई लिखाई सवालों के घेरे में आ गई। विवाद बढ़ा तो स्मृति बोली, मेरा काम देखो। कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आने। बात बढ़ गई तो कांग्रेस ने स्मृति के बहाने मोदी को घेरा। जवाब में उमा भारती ने मोर्चा संभाला। स्मृति को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री बनाए जाने के बाद देश में उनकी शिक्षा पर बहस छिड़ गई। स्मृति की डिग्री ने देश की सियासत का पारा कई डिग्री बढ़ा दिया। सोशल साइट्स से लेकर राजनीतिक जुबान तक बस यही सवाल कि ईरानी पढ़ी कितनी है, और जो भी पढ़ी लिखी हैं वो साल दर साल बदलती क्यों है। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन कागजों के ढेर से शपथ पत्रों का प्रेत निकला। 2004 लोकसभा चुनाव के शपथ पत्र में स्मृति ने खुद को बीए पास बताया था, लेकिन लगता है 2014 आते आते स्मृति ईरानी स्मृति लोप का शिकार हो गई। अब तो महज 12वीं पास रह गई। शपथ पत्र से उठा विवाद डीयू के ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग तक पहुंचा। स्मृति की पढ़ाई लिखाई के दस्तावेज लीक हो गए। डीयू ने अपने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद विवाद और भी सियासी रंग लेने लगा। सस्पेंशन पर सियासत भड़की तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने बड़प्पन का परिचय दिया। स्मृति ईरानी ने डीयू के वाइस चांसलर से सस्पेंड किए गए कर्मचारियों को बहाल करने की अपील की। हालांकि डिग्री विद्वान होने की गारंटी नहीं है, लेकिन सत्यनिष्ठा से ली गई शपथ में खोट कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यही सवाल स्मृति के सामने भी है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की एक डिग्री पर उठे विवाद पर दिल्ली विश्वविद्यालय के 3-4 अधिकारियों की तो 3rd डिग्री लग गई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस कार्रवाई से क्या विवादों की इस आंच पर राख पड़ेगी या चिंगारी और भड़केगी, क्योंकि ये भी याद रखना चाहिए कि अब डिग्रियों का ये मामला 1-2 और मंत्रियों तक पहुंच रहा है, यानी आंच थमने वाली नहीं, कई दामनों तक पहुंचेगी। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। इस बीच खबर यह आई कि सफाई दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कि जो 5 कर्मचारियों के निलंबन की खबर आ रही थी वो गलत है, वो सरासर गलत है। कहीं हलफनामे से विवाद उठा तो कहीं बयान से बवाल मचा। जम्मू कश्मीर से आने वाले मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री जितेंद्र सिंह ने धारा 370 का राग छेड़ा। फिर तो इस पर ऐसी बहस चली कि वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जनसंघ से गुजरते हुए बीजेपी तक के सफर में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का मसला जब तक पार्टी के फोरम पर गर्माता रहा है। एक बार फिर राजनीति की आंच से यह मुद्दा खौलता दिखा जब जम्मू कश्मीर से आए बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के पुराने राग को दोहराया।
देखिए, जहाँ तक अनुच्छेद 370 का प्रश्न है, हमारा ये विश्वास है कि इसके कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर को लाभ कम और नुकसान ज़्यादा हुआ। और मोटे तौर पर कहा जाए तो ये कि भारतीय गणराज्य के अन्य प्रदेशों को जिस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ, उससे ये प्रदेश वंचित रह गया। अचानक नई दिल्ली से उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में नागपुर तक मोर्चाबंदी होने लगी। श्रीनगर से मोदी सरकार के खिलाफ आकाशवाणी हुई। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर घेरा। मेरी बात नोट कर लें और इस ट्वीट को कर लें। जब मोदी सरकार भी भूली बिसरी बात हो जाएगी, तब भी या तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा या फिर अनुच्छेद 370 रहेगा। उमर बोले तो महबूबा भी बोल पड़ी, थोड़ा नरम लहजे में। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वो अनुच्छेद 370 पर ऐसी आवाजों पर लगाम लगाएं। घमासान मचा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हकला गया। उमर के जवाब में राम माधव आए और जितेंद्र सिंह के समर्थन में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। 16वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस मसले को उछाला था। जम्मू में चुनावी रैली में कहा था कि 370 पर कम से कम चर्चा तो कर लो। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में कम से कम जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। पता नहीं जितेंद्र सिंह ने धारा 370 पर बयान यूं ही दिया था या किसी सोची समझी रणनीति के तहत, लेकिन जब विवाद बढ़ा और आज सरकार तक जाने लगी तो सफाई दी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 के बारे में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया गया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के हवाले से कुछ भी नहीं कहा। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि उनके एजेंडे में विकास सबसे ऊपर है। ऐसे में वो किसी विवादास्पद मसले को उठाकर विकास की गाड़ी को पटरी से उतारना नहीं चाहते। लेकिन धारा 370 का मसला ऐसा है जिस पर बीजेपी और संघ भी तैश में आ जाता है और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल भी। इसलिए सरकार बनी कि इस मसले पर भी मोर्चाबंदी शुरू हो गई। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिनों का वादा किया और बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर ली। अपने मंत्रिमंडल में मोदी ने उस राव इंद्रजीत को मंत्री बना दिया जो मनमोहन सरकार में भी मंत्री थे। तब बीजेपी ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब जवाब देने के लिए शब्द नहीं सूझ रहे हैं। जिसे विरोधी समझकर मोर्चा खोला था, जब वो बगलगीर बन गया तो मुंह छिपाते नहीं बन रहा। कांग्रेस के राज में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जब मोदी सरकार में भी मंत्री बन गए तो सवाल उठा कि तब के राव साहब सही थे या आपके। इस सवाल का जवाब बीजेपी के गले में अटका है। उसे ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते। अरे मेरा एक ही सवाल कि राव इंद्रजीत सिंह को क्या आप अभी भी सजा देने की डिमांड रखेंगे? किरीट जी बताइए, किरीट जी सवाल दीजिए। किरीट जी एक ही सवाल, किरीट जी बताइए। ये बहुत ही बड़ा आपने ये डिमांड रखी थी 2011 में। आपने डिमांड रखी थी, ये बताए कि क्या अभी भी डिमांड पक्की है? आप अभी भी चाहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को सजा मिलनी चाहिए? क्या मंत्री पद से उनको उतारा जाना चाहिए? मैं इंद्रजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रातों रात निष्ठा बदलती है तो उसी अनुपात में चरित्र की परिभाषा भी बदल जाती है। राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी वही हुआ। जब यूपीए के मंत्री थे तब 2011 में सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से किरीट सोमैया ने राव इंद्रजीत पर सेना की जमीन एक बिल्डर को देने का आरोप लगाया था। डिफेंस की जमीन जबरदस्ती डिफेंस को बताए बगैर लेकर प्राइवेट बिल्डर को, जैसे आदर्श घोटाले 1 में दी गई, उसी प्रकार से मुंबई में कांदीवली में वो जमीन मिली भगत करके आउट ऑफ द वे जाके कल्पतरू बिल्डर को दी गई। लेकिन 3 साल में राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति भी 360 डिग्री पर घूम चुकी है और बीजेपी की भी। बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में है और राव साहब भी कांग्रेस को कब का अलविदा कह के बीजेपी के सिपाही बन गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह में मोदी को ऐसी योग्यता दिखी कि रक्षा मंत्रालय में ही जूनियर मंत्री बना दिया। कांग्रेस पूछ रही है कि कांग्रेस के राज में बेईमान आदमी बीजेपी के शासन में ईमानदार कैसे हो गया।
हम कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं, लेकिन हम एक चीज जानना चाहते हैं, they genuinely believed in their attacks, then they would not change their position the moment the person concerned changes the party. It cannot be that Mr. X is corrupt when he's in the UPA and is lily white when he's in the BJP. अब बीते दिनों में विरोध करने वालों से कुछ बोलते नहीं बन रहा, सिवाय इसके कि कानून अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार से कभी कोई समझौता नहीं किया है। मोदी सरकार ने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया एक्शन। काले धन के ऊपर तो SIT बिठा दी जो कांग्रेस 3 साल से टाल रही थी। तो जो भी भ्रष्टाचारी होगा, किरीट सोमैया भी होगा, उसे सजा होगी। राजनीति के चतुर खिलाड़ी राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की राजनीति में अपना दखल और दबदबा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चली नहीं तो सिद्धांतों का हवाला देते हुए कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी की सरकार बनी तो मंत्री भी बन गए। अब उनके पास भी बस सफाई ही सफाई है। पार्लियामेंट्री जवाब में उस टाइम में कांग्रेस में ही था। पार्लियामेंट्री जवाब के अंदर ये तय हो गया था, जवाब में ये कह दिया गया था कि कुछ इसके अंदर पाया नहीं गया, कोई दोषी ठहराया नहीं जा सका और CBI की इंक्वायरी हो तो केस क्लोज हो गया है। वो तो जो केस क्लोज हो गया है उसके बारे में आज कोई यूं कहे कि भी क्योंकि मैं पार्टी बदल लिया है इसलिए किरीट सोमैया चुप हो गए हैं, वो गलत बात है। अगर केस क्लोज नहीं हुआ होता तो आज भी किरीट सोमैया अपने ईमान के अनुसार इस बात को उठाते। ये राजनीति भी अजीब शय है, कब किससे पिंड छुड़ानी पड़े और कब उसे गले लगाना पड़े ये कोई नहीं जानता। खुद को बचाने के लिए मोर्चेबंदी भी कर ली जाती है, लेकिन ये जो पब्लिक है वो सब जानती है, अच्छा भी और बुरा भी। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों पर अलग अलग सवाल उठे तो एक तकरार उत्तर प्रदेश सरकार से भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने। काशी ने मोदी को जीत के आशीर्वाद के साथ ऐसे दिल्ली भेजा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। और हाँ, यूपी भी इस कदर मेहरबान हुआ कि 10 से 71 सीटों पर बीजेपी आ गई। लेकिन क्या बीजेपी की ये जीत उत्तर प्रदेश के लोगों पर भारी पड़ रही है? उत्तर प्रदेश में अंधेरे का राज है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश सरकार वोटरों से बदला ले रही है। बिजली है लेकिन बिजली नहीं दी जा रही है, बिजली है लेकिन इलाहाबाद के लिए बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। समाजवादी पार्टी के हार के कारण यहाँ के लोगों को ये सजा दी जा रही है। बिजली खरीद प्रदेश सरकार कर नहीं रही। आपको पता होना चाहिए, आप पता कीजिए कि प्रदेश सरकार ने बिजली खरीद पिछले 15 दिनों से कम कर दी है, जो केंद्र के कोटे से खरीदी जाती है। प्रदेश सरकार की नीयत ही नहीं जनता की भलाई करने के लिए, वो तो जनता को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का दंड देना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अखिलेश यादव बस उजाले के लिए तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। पहले कहा कि 2016 तक यानी 2 साल बाद से बिजली मिलने लगेगी। बाद में पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि यूपी सरकार ने 325 मेगावाट बिजली की सप्लाई मांगी थी, 100 मेगावाट दे दिया है, 225 मेगावाट भी जल्द ही दे दिया जाएगा। लेकिन अंधेरे में गुजरती जिंदगी सवाल तो अखिलेश से भी करेगी और मोदी से भी। आज तक ब्यूरो।